नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पार्टी में बड़ी सर्जरी की है ज़रूरत। जी हां दोस्तों, लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी क्रम में सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। आपको बता दें दोस्तों, प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से मुलाकात के साथ ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ इन नेताओं की बैठक दिल्ली में कांग्रेस सांसद के आवास पर हुई, जहां मीटिंग में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वर्चुअल बैठक में शामिल हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जनसंख्या नीति पर बिहार में बवाल, बीजेपी एमएलए ने नीतीश को घेरा, कांग्रेस बोली एनडीए में सब ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बिहार में भी इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बिहार में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने सीएम नीतीश कुमार को ही घेर लिया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि एनडीए में नीतीश के मॉडल का विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जिस तरह एनडीए में गतिरोध सामने आ रहा है, उससे लगता है कि यह सरकार शायद ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। आपको बता दें दोस्तों, पटना के दीघा से विधायक संजीव चौरसिया ने कहा है कि जिस तरह से यूपी सरकार में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की पहल की है वो स्वागत योग्य है और बाकी राज्यों को भी इस तरह की नियमावली का पालन करने की जरूरत है। संजीव चौरसिया ने नीतीश कुमार के दावों को धता बताते हुए कहा कि शिक्षा और जागरूकता तो पहले से ही हो रही है, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकल रहा है। जब लोगों पर बंदिश लगेगी तो उसका लाभ मिलेगा और जनसंख्या पर नियंत्रण लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर मुंगेरी लाल के सपने देखती है। उनके कार्यकाल में एक वर्ग पर ज्यादा दबाव बनाया गया, जबकि दूसरे वर्ग पर जितनी आवश्यकता थी उतना भी नहीं। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सहमति के आधार पर आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसदीय रक्षा कमेटी की बैठक से राहुल गांधी का वॉकआउट, एलएसी पर चाहते थे चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसदीय रक्षा कमेटी का वॉकआउट कर दिया। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा कमेटी के सामने राहुल गांधी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और डोकलाम के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन कमेटी के अध्यक्ष ने इसकी मंजूरी नहीं दी। संसदीय रक्षा कमेटी द्वारा मांग खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी तमाम कांग्रेसी सांसदों के साथ वॉकआउट पर गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने विदेश एवं रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बनाकर देश को कमजोर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा सांसद जुआल ओराव की अध्यक्षता वाली समिति में शामिल कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। एक सूत्र ने बताया है कि बैठक के एजेंडे में छावनी बोर्डों के कामकाज पर चर्चा करना शामिल था। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले कुछ बैठकों से लगातार इसी पर बात हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पर बात हो, लेकिन चीन सीमा पर जो कर रहा है और अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ऐसे बड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी की मांग को खारिज करते हुए समिति के प्रमुख ओराव ने कहा कि जो विषय एजेंडे में है उसी पर बात होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। भारत को पीछे छोड़ एशिया में कोरोना का नया गढ़ बन रहा है इंडोनेशिया। जी हां दोस्तों, भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने अब इंडोनेशिया में तबाही मचा रखी है। भारत को पीछे छोड़ते हुए इंडोनेशिया एशिया में कोरोना का नया गढ़ बन गया है। इंडोनेशिया में लगातार 2 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े 40,000 के पार कर रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि डेल्टा वेरिएंट अब जावा की घनी आबादियों से निकलकर अन्य इलाकों में बहुत तेजी से फैल रहा है। जापानी खबर निक्केई एशिया के मुताबिक इंडोनेशिया में मंगलवार को कोरोना वायरस के 47,899 नए मामले सामने आए। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बुदी सादिकीन ने कहा है कि देश भर में अभी भी कई अस्पतालों में बेड खाली हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप की वजह से कई प्रांतों में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं। आपको बता दें दोस्तों, इंडोनेशिया में कोरोना महामारी के बीच इन दिनों ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। भारत की तरह से
से इंडोनेशिया में भी ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि ऑक्सीजन की आस में लोगों की घरों में ही मौत हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड पर लगाया बैन, 22 जुलाई से नए कार्ड जारी करने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों की ओर नए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी करने को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आरबीआई ने बुधवार को मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक पीटीआई लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक ने मास्टर कार्ड को 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क में नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर बैन लगा दिया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज के नियमों का पालन न करने पर की है। बैंक ने कहा है कि अत्यधिक समय और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद मास्टर कार्ड ने पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज को लेकर जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड से कहा कि वह सभी कार्ड जारी करता बैंक और गैर बैंकिंग संस्थानों को इस आदेश के बारे में सूचित करेगा। आरबीआई ने मास्टर कार्ड के खिलाफ ये सुपरवाइजरी कार्यवाही पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 17 के तहत की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में 11% का इजाफा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस तरह डीए में कुल 11% का इजाफा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका कुल बजट 34,000 करोड़ रुपए तक रहेगा। यह फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियां पूरी, 1500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। वह यहां पर 744 करोड़ रुपए की 68 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और 839 करोड़ रुपए की 160 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इन सभी योजनाओं की सौगात आईआईटी बीएचयू के ग्राउंड में जनसभा के दौरान देंगे। इस जनसभा में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कोविड प्रोटोकॉल के तहत की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जिन प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें वाराणसी को जापान के सहयोग से बने हाईटेक कन्वेंशनल सेंटर रुद्राक्ष, गोलोदिया पर बनी मल्टी स्टोरी पार्किंग, स्मार्ट स्कूल, गौरव पथ, रोरो क्रूज 80 से राजघाट के बीच पर्यटन क्रूज, बीएचयू में 100 बेड का मातृ शिशु विंग, ड्राइविंग प्रशिक्षण के केंद्र, वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर बने आरओबी सहित अन्य योजनाएं शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों के लिए खुशखबरी, अब हर साल 6,000 रुपए की जगह मिलेंगे 36,000 रुपए। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो अब आपको हर महीने 3,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देना होगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को हर साल 36,000 रुपए मिल सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी सालाना के 36,000 रुपए किसानों को पेंशन दी जाती है। दरअसल मोदी सरकार किसानों को आर्थिक मदद के लिए यह राशि देती है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि। लेकिन अगर आप पीएम किसान का फायदा ले रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है। और इस स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब दिल्ली वालों को बस स्टॉप पर नहीं करना होगा इंतजार, घर बैठे पता चल जाएगा कितनी देर में आएगी बस। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बस से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार गूगल के साथ मिलकर दिल्ली में पब्लिक बसों के रियल
टाइम इंफॉर्मेशन को गूगल मैप पर लाने की शुरुआत की है। दिल्ली में आमतौर पर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे लोगों को इस बात की जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है कि कौन सी बस कितने बजे आएगी और उसका किराया कितना होगा, लेकिन अब ये सारी जानकारी लोगों को उनके फोन पर ही मिल जाया करेगी। दरअसल दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने गूगल मैप के साथ मिलकर एक योजना की शुरुआत की है, जिसमें गूगल मैप पर ही अब आपको बस स्टॉप पर कौन सी बस कितनी देरी से आएगी और बस कहां तक पहुंची है इस बात की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कौन सी बस पकड़नी है या वहां तक का किराया कितना होगा, यह सारी जानकारियां गूगल मैप की ऐप पर ही मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद इंडिया में घटी मरीजों की संख्या, डेथ रेट में भी गिरावट। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग शहरों के 1104 अस्पतालों के करीब 4000 मरीजों पर की गई एक स्टडी में पाया गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के असर से कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी हद तक सुधार हुआ है। खास तौर पर जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो वो काफी हद तक कोरोना के बुरे असर से बचे हुए हैं। देश में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों पर हुई स्टडी से यह भी साफ हुआ है कि अगर वैक्सीनेशन होने के बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है तो उसमें भी अस्पताल में रहने का वक्त घट रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्पेस वार की तैयारी में जुटा चाइना, तेजी से विकसित कर रहा है एंटी सैटेलाइट वेपन्स। जी हां दोस्तों, चीन को लेकर सामने आई एक अमेरिकी रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन तेजी से अंतरिक्ष में मार करने वाले हथियार विकसित कर रहा है। यदि वह इसमें सफल हो जाता है तो उसकी दादागिरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वह अमेरिकी खुफिया विभाग का कहना है कि चीन उन हथियारों पर जोर दे रहा है जो उसके और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में असमानता को कम कर रहे हैं। रूसी वेबसाइट वेस्तनिक ने ब्लूमबर्ग के हवाले से बताया है कि चीन उन हथियारों में काफी निवेश कर रहा है जो उपग्रहों को जाम और नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के हथियार अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तत्काल खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान यूएस स्पेस फोर्स के गठन के बाद चीन ने अंतरिक्ष में मार करने वाले हथियारों के अपने अभियान को तेज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा सरकार किसानों को दे रही है 7000 रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, हरियाणा में लगातार बढ़ते हुए धान के क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष लगभग 1 मीटर भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि धान की खेती सबसे ज्यादा पानी का दोहन मांगती है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से वैकल्पिक फसल के रूप में 1.00 लाख हेक्टेयर भूमि में मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, बागवानी की फसलों और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत राज्य सरकार ने मक्का, कपास, खरीफ, तिलहन, खरीफ दालें, चारा वाली फसलें एवं बागवानी की फसलें लगाने पर 7000 रुपए प्रति एकड़ देने का ऐलान किया है। बस इसकी शर्त यह है कि पिछले वर्ष किसान ने धान की खेती की हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 15 जुलाई तक मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, शेष पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के दामों का। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में मामूली उछाल दर्ज किया गया। वहीं चांदी की कीमत में आज गिरावट का रुख रहा। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,001 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 68,062 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बात करें दोस्तों तो दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में महज 23 रुपये प्रति 10 ग्राम की
तेजी दर्ज की है, जिससे दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव बढ़कर 47,024 रुपए हो गया है। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों आज दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 399 रुपए घटकर 67,663 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की एक और मार, ट्रांसपोर्टर्स बढ़ाएंगे 20% भाड़ा, महंगी होंगी सब्जियां और फल। जी हां दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई अभी आम आदमी की और कमर तोड़ेगी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के रेट आसमान पर पहुंच चुके हैं। सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी बढ़ गई है। खाने के तेल, खाद्य पदार्थों की रेट भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है और महंगाई का झटका देने की बारी अब ट्रांसपोर्टर्स की है। आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टर्स भी माल भाड़े में बढ़ोतरी करने की योजना बना रहे हैं। महंगे डीजल की मार ट्रांसपोर्टर्स पर भी पड़ी है, इसलिए अब वो भी माल भाड़े में 20% तक की बढ़ोतरी करने वाले हैं। पिछले 2 महीनों से जरूरी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और ट्रांसपोर्टर्स भाड़ा बढ़ाते हैं तो चारों तरफ महंगाई में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी और आम आदमी का दर्द बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक कारों पर मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट, जारी हुआ नई ईवी पॉलिसी। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है। इसके पहले दिल्ली और गुजरात भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं। इस पॉलिसी में भी लोगों को कई इंसेंटिव के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है। ऐसी नीति तैयार की गई है जिससे चार्जिंग स्टेशन का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो सके। इस पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में साल 2025 तक 10% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। राज्य सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 1500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा है। पॉलिसी के मुताबिक राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने वालों को प्रोत्साहित करेगी। सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र को बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बनाने का है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत से भड़का चीन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में उत्तरी हिस्से में बुधवार को एक बस को निशाना बनाकर जबरदस्त धमाका किया गया। इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 चीनी नागरिक और एक पाकिस्तानी जवान भी शामिल है। इस बस धमाके के बाद चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने कहा है कि इस हमले से चीन सदमे में और घटना की कड़ी निंदा करता है। चीनी प्रवक्ता ने इमरान खान सरकार से इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। चीन ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में यह भी कहा है कि ईमानदारी के साथ चीन के नागरिकों और प्रोजेक्ट की रक्षा की जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कॉलेज ग्रेजुएट के लिए अच्छी खबर। इन्फोसिस मौजूदा वित्तीय वर्ष में हजारों स्टूडेंट्स को देगी नौकरियां। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है। दरअसल देश की प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीण राव ने बताया कि टेक कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 में 35,000 कॉलेज ग्रेजुएट को नौकरी देगी। आपको बता दें कि इन्फोसिस ने बुधवार को जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल दर साल आधार पर 22.7% बढ़कर 5,195 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 4,233 करोड़ रुपए था। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।